हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग बात करेंगे ना वो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? रिएक्शन। जैसे हम लोग रिएक्शन लिखना जानते हैं। सपोज मैंने लिख दिया A + B और बन क्या गया C। तो ये है, ये A क्या है? रिएक्टेंट। B क्या है? रिएक्टेंट। और C क्या है? रिएक्टेंट। C क्या है? रिएक्टेंट। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ना कि A और B दोनों क्या है? रिएक्टेंट। और C क्या रे? अरे बैल, C प्रोडक्ट न है। तीर के दाएं साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट। जैसे लगता है ताड़ी उड़ी पी के आए हो क्या? ऐसा है। A और B क्या है? रिएक्टेंट। और C क्या है? प्रोडक्ट। जैसे अगर मैंने लिख दिया N2 + O2 बन क्या गया? कंपाउंड N2O3। तो इसमें नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन क्या है जी? और N2O3 क्या है? प्रोडक्ट्स। तो काइंड्स ऑफ रिएक्शन का जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पढ़े हैं क्या? एडिशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन को कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तीसरा क्या पढ़े हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला पढ़े हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े हैं। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीडेशन क्या होता है। अगला हम लोगों ने पढ़ा होगा रिडक्शन क्या होता है। इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। फिर हम लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रेशन, वाटर का जुड़ना क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन। जब हम लोग को बार बार जब दस्त होता है तो शरीर से पानी क्या होता है? निकल जाता है। इसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। कुछ जो साइंस के टर्म हैं उसे आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा, लेकिन आज जिस रिएक्शन को मैं लेकर के आया हूँ, काइंड्स ऑफ रिएक्शन को, वो कुछ अलग तरीके का है। जैसे हम लोगों ने रिएक्शन को पढ़ा, रिएक्शन हुआ भी, रिएक्शन कंबाइन करके कैसे बना, बड़े प्रोडक्ट बने या स्मॉलर प्रोडक्ट बने। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे समय का चर्चा करेंगे। टाइम सबसे कीमती जो चीज़ है ना वो टाइम होता है। तो समय के आधार पे रिएक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या बोला गया है? बोलो जी। इंस्टेंटेनियस। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। दूसरा क्या बोलेंगे? स्लो रिएक्शन पहले लिखते हैं। स्लो रिएक्शन। इन दोनों के बीच को जो बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस को हम लोग बोल सकते हैं फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन वैसा रिएक्शन जो बहुत कम समय में होता है, 1 सेकेंड से भी कम टाइम लेगा। तुमने किसी को थप्पड़ मारा नहीं सही से कि तुम पे एक थप्पड़ जड़ दिया, तो उसे क्या बोलेंगे? फास्ट रिएक्शन। जैसे HCl रिएक्शन करेगा NaOH से विदिन सेकेंड, सेकेंड भी नहीं लगेगा, सेकेंड का 10वां हिस्सा, NaCl + H2O बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो रिएक्शन होता है वो फास्ट रिएक्शन होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, बहुत तेज़ी से होता है। दूसरा क्या है? स्लो रिएक्शन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मकान में ही रहते हैं। मकान का पिलर बना होता है, पिलर में रॉड लगा होता है छत के ऊपर, 1 2 4 छड़ में पिलर देखते हो निकलल रहता है ऐसा करके। ये क्या है? आयरन का रोड है। 10 20 50 साल के बाद ये आयरन का जो रोड है ना, बारिश के कारण, हवा के कारण वो क्या होता है? मिट्टी में मिल जाता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? स्लो रिएक्शन। क्या बोलेंगे बाबू? स्लो रिएक्शन। जो रिएक्शन धीरे धीरे होगा, ज़्यादा समय लेगा, उसे क्या बोलेंगे? स्लो रिएक्शन। जो बहुत जल्दी हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे? फास्ट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है? इन दोनों के बीच का कड़ी है। जैसे कि मान लो हम लोग खाना खा रहे हैं, पच रहा है, 2 4 घंटा में पच जाएगा, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? मॉडरेट रिएक्शन। अब है क्या कि रिएक्शन में हम लोग तो रिएक्टेंट को लिखते हैं बाबू और प्रोडक्ट को लिखते हैं। जैसे हमने एरो सबसे पहले बना दिया, इधर मैं लिखता हूँ रिएक्टेंट को, इधर लिखता हूँ प्रोडक्ट को। तो ये जो रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया ना, दोबारा वो चेंज नहीं होगा।
दोबारा वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर कार्बन को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया तो बन गया CO2, फिर चाहो कि CO2 से कोयला बना दें या ऑक्सीजन बना दें, वो नहीं होगा। अगर ये बन जाता तो हम लोग क्या करते, वाटर से हाइड्रोजन को आसानी से निकाल लेते और इसी से हम लोग क्या करते, व्हीकल्स को चलाना शुरू कर देते। इतना आसानी से नहीं होता कुछ। अब हम लोग जो अभी बात करेंगे वो ऐसे वाले नोटेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग का जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है बताने का, वो इक्विलिब्रियम का मैटर यहाँ पे आ रहा है। कैसा मैटर आ रहा है? इक्विलिब्रियम। यानी कि रिएक्शन क्या होगा बाबू, N2 + H2, हाफ एरो। यहाँ पे मैंने क्या दिया, हाफ एरो। इधर भी एक हाफ एरो मैंने दिया। यहाँ पे बन क्या गया, NH3, अमोनिया बन गया। इस रिएक्शन को सबसे पहले हम बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 3 तो यहाँ पे लिख देंगे 2, सब बैलेंस हो गया। अगर किसी रिएक्शन में इस तरह का सिंबल दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, क्या बोलेंगे? यानी ये जो है ना इक्विलिब्रियम का साइन है। कैसा साइन है बाबू? इक्विलिब्रियम। इसमें क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है अमोनिया बना रहा है और अमोनिया टूट रहा है तो क्या बन रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यानी कि ये दोनों मिला करके अमोनिया बना रहा है। अमोनिया टूट रहा है तो ये दोनों बन रहे हैं। ये दोनों क्या हो रहा है, बन रहा है। यानी एक ऐसा कंडीशन है जो कभी खत्म नहीं होगा, चलते रहेगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग किस केस के स्टडी के तहत बात करते हैं, इक्विलिब्रियम के तहत। कैसा बात करते हैं, इक्विलिब्रियम के तहत। ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, नीचे वाले को बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। जब कभी कोई रिएक्शन होता है जैसे C + O2, आपने ऐसा बनाया होगा CO2। सपोज आज सुबह 10 बजे C था 12 ग्राम, ऑक्सीजन था 32 ग्राम। शुरुआत में जब आपने रिएक्टेंट को लिया होगा, आपने क्या लिया होगा, रिएक्टेंट को लिया होगा, तो कार्बन होगा 12 ग्राम, ऑक्सीजन होगा 32 ग्राम, तो CO2 कितना ग्राम होगा, 0 ग्राम होगा। कैसे समझिएगा इसको। सपोज आप गए मैगी बनाने के लिए 10 रुपये वाला पैकेट लेकर के, तो मैगी है रखा हुआ, प्याज रखा हुआ है, तो तुमसे बोलेंगे कि कितना मैगी बनाए कढ़ाई में, तो ये तो थाली में रखा हुआ है ना, रिएक्टेंट है, बना हुआ मटेरियल कितना ग्राम है, 0 ग्राम। क्लियर है? तो यानी रिएक्टेंट आपका है, प्रोडक्ट क्या है, 0। लेकिन मैगी एक कन्फर्म है कि 5-10 मिनट में मैगी बन जाता होगा। सपोज 10:10 पे हम चर्चा करेंगे तो ये ख़त्म हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो CO2 कितना बन जाएगा, 44 ग्राम। कितना ग्राम बन जाएगा बाबू, 44 ग्राम। यानी रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो आपका प्रोडक्ट बन गया और रिएक्टेंट क्या हो गया, 0 हो गया। यानी हम लोगों ने समय के बारे में देखा कि समय के साथ इस रिएक्शन को बताया गया है। लेकिन ऊपर वाला जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम वाला, वो रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलेगा, अमोनिया बन जाएगा, अमोनिया टूटेगा, ये बन जाएगा। सिंबल ऐसा दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन के लिए हम लोग किस पे जाएंगे, सबसे पहले हम लोग रेट के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो नाइट्रोजन का जैसे रेट निकालते हैं, रेट का चर्चा करते हैं। समय के साथ क्या होगा, नाइट्रोजन घटेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा, तो dC/dt। क्या घट रहा है, तो नाइट्रोजन घट रहा है। घटने का साइन होता है माइनस, और नाइट्रोजन को देखो इस तरीके के ब्रैकेट में रखती है। हम लोग इसके बारे में चर्चा भी यहाँ पे करेंगे। समय के साथ हाइड्रोजन भी घटेगा, ऊपर वाले में फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बात करते हैं, तो -dC/dt। क्या घट रहा है, तो हाइड्रोजन घट रहा है। समय जब बढ़ेगा तो प्रोडक्ट आपका बढ़ेगा, यानी कि ये प्लस साइन देंगे, dC/dt। क्या बढ़ रहा है, तो अमोनिया बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, अमोनिया बढ़ रहा है। यानी समय के साथ नाइट्रोजन घटेगा, हाइड्रोजन घटेगा, लेकिन अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है उस रिएक्शन में क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो है रिएक्शन किस पे है डिपेंडेंट, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसे रिएक्शन को जब भी आप बनाओगे
क्वेश्चन आपको पास जब भी आएगा तो आएगा वैल्यू निकालने के लिए केसी का मान, किसका मान निकालने के लिए आएगा, केसी का। मैं इसको फिर से अगले वीडियोज में इसे एक्सप्लेन करूंगा कैसे निकालते हैं आरएफ कैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। केसी का वैल्यू आरएफ बाई आरबी को हम लोग क्या बोलते हैं, केसी। अब कैसे इसको लिखेंगे, जो राइट साइड में दिया हुआ है ना एक्टिव मास, इसका ले लेंगे। जैसे राइट साइड में क्या दिया हुआ है NH3, इसका एक्टिव मास या अमोनिया का ले लेंगे, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, पावर। जो कोफिशिएंट लगा हुआ है पावर को ऊपर रख दिए, बटा इधर जो है उसका एक्टिव मास लेंगे और उसका पावर को रखेंगे। नाइट्रोजन के साथ कोई पावर नहीं है, 1 लिखो या ना लिखो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब हाइड्रोजन के साथ लिख देंगे, हाइड्रोजन के साथ पावर कितना है, 3। अब रिएक्शन हमने तो केसी का मान लिख दिया कि इसका कितना वैल्यू होगा। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब बनाओगे तो अमोनिया कितना ग्राम है, नाइट्रोजन कितना ग्राम है, हाइड्रोजन कितना ग्राम है, तो आप केसी का वैल्यू को निकाल लोगे। मोल रहेगा निकाल लेंगे, या ग्राम लिखा रहेगा मोल को निकालेंगे। लेकिन इसके बाद का जो कड़ी है, आपके पास समय ही मूल्यवान है, तो यानी कि समय को तो कैलकुलेट कर लोगे, तो रिएक्शन को जैसे ही तुम इंडिकेट करोगे कि इक्विलिब्रियम के साथ, तो केसी का वैल्यू तो आपने निकाल दिया। तो कभी कभी क्या होता है ना, टाइम भी पूछता है कि कितने देर में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कितने समय में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यानी रिएक्शन जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट यहाँ पे चल रहा है, टाइम के ऊपर। रिएक्शन का जो इसका टाइप है इक्विलिब्रियम में, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ इन सेम फेज, सेम फेज। ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन डिफरेंट फेज। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक फेज में है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का दोनों गैस है, दोनों का दोनों सॉलिड है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। कैसे में बात करेंगे, होमोजीनियस। अगर इसमें से रिएक्टेंट गैस है और प्रोडक्ट सॉलिड है तो कैसा बोलेंगे। मैं दोनों का एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे H2 + N2 रिएक्शन बन गया 2 NH3। अगर ये तीनों गैस है तो ये किसका एग्जांपल हो गया, होमोजीनियस वाला का। अगर जैसे ये वाला है CaCO3, ये है सॉलिड, CaO + CO2, ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है, गैस। ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, तो हेट्रोजीनियस, क्योंकि देखो रिएक्टेंट है सॉलिड और प्रोडक्ट है गैस। इस दोनों में क्या है, सब का सब क्या है तुम्हारा, गैसियस स्टेज में है। यानी कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक फेज में है तो उसे बोलेंगे होमोजीनियस। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग फेज में है तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। केसी निकालने के टाइम पे क्या करते हैं, केसी जब हम लोग निकालेंगे तो एक्टिव मास जो सॉलिड का रहेगा ना, सॉलिड का जो एक्टिव मास होता है उसका हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं, यानी उसका वैल्यू से कोई मतलब हम लोग को नहीं है। आगे के लिए जो रहेगा ना इस तरीके के, तो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कल या परसों फिर से एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ जो आपके जात धर्म में छिपा हुआ है, यहाँ पर रिएक्शन है बाबू, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस जगह पे आप रहिएगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ प्रशांत बोर्ड यहाँ पे लेकर, अब कुछ ट्रिक्स है जो आपको एग्ज़ाम में कैसे यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। रखो यहाँ पे, लाओ, आपके पास बोर्ड्स आ जाएगा, यहाँ पे बोर्ड आ गया है, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। जब कभी आप एग्ज़ाम दोगे, तो एग्ज़ाम में देखो बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। जैसे आपने बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, मेटेलिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहले देखो मैं बॉन्ड का ट्रिक बता रहा हूँ। बॉन्ड MICCHDV, ये जो मैं बॉन्ड लिखा हूँ ना, मेटेलिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो ऑर्डर है ना, स्ट्रेंथ इसका नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। मोर स्ट्रॉन्गर कौन होता है, मेटेलिक बॉन्ड,
उससे कम कौन होता है? आयनिक बॉन्ड। तो ये आपका बॉन्ड हो गया। जैसे अगर मान लो हैंड है आपका, हाथ है, हर किसी इंसान के पास हाथ पैर होता है, जो हैंड में जो बोन है, बोन्स मीन्स हड्डियाँ जो हैं, हैंड बोन, इसी को लिम्फ बोलते हैं, LIMB, लिम्ब माने पैर, पैर हाथ होता है ना जी। तो इसमें क्या होता है? HURCMP। बायोलॉजी से रिलेटेड जो वर्ड, जो सेंटेंस, जो शब्द आते हैं, तो उनमें बहुत सारे वर्ड होते हैं, वो छिपे हुए होते हैं। अब उतने बातों को एक बार में आप याद नहीं रख सकते हो। जैसे MICCHD भी आपने लिख दिया, इसमें बॉन्ड का स्ट्रेंथ पता चल गया कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो पता चल रहा है। तो इसमें देखो हैंड में जो बोन है, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियल, कार्पेल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, यानी ये सब क्या है बाबू? तो बोन्स हैं। किसके बोन्स हैं? हैंड के। HURCMP यानी कि हैंड में जो बोन है उसके ये नाम हैं। उसके बाद आप पढ़े होंगे MVEM, ये जो है ना बाबू, ये सब ग्रह हैं जो आपके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये सब ग्रह है जो कहाँ पे घूम रहा है? चारों तरफ घूम रहा है। थोड़ा सा इसको मिटा दूं क्या? इसका नाम है सन। सन देखते हो, लाल दिखता है। सन कैसा दिखता है? SUN। देखो ये ग्रह का नाम है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। यानी ये सब ग्रह का जो दूरी दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे वो किसी भी क्लास का हो सकता है, पढ़ना तो है ही। सन से सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है? तो बोल देंगे मरकरी। सन से सबसे दूर कौन है? तो आप बोलिएगा प्लूटो। तो कुछ लोग बोलेगा क्या प्लूटो अभी गायब हो गया सर, वैज्ञानिक गायब कर दिया उसको। ये आते जाते रहता है, लेकिन नीट उठ के एग्जाम में आते जाते नहीं रहता, ये रहता है। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सब है ना, तो ये सब दूरी के अनुसार लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके का ट्रिक अपने आप से बनाओ, खुद से बनाओ, खुद से पढ़ो और खुद से बनाओ। सेल्फ स्टडी भी करो। 24 आवर अगर सेल्फ स्टडी पे ही ध्यान लगा लोगे तो पढ़ोगे कैसे? पढ़ाई जो है ना, किसी के नॉलेज को लिया जाता है कम समय के लिए ज़्यादा पढ़ने को, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप ऐसे ट्रिक भी बनाया करो बायोलॉजी से रिलेटेड। बायोलॉजी में ट्रिक बनाओगे, आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे और आप फिर क्या करोगे? छोटे बड़े एग्जाम को बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।